Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 4 of chapter 3 class 11 financial market management. So पहला क्वेश्चन जो आज हम कवर करेंगे that is what is ELSS. It is equity linked saving scheme. तो ये वो इक्विटी स्कीम्स हैं जहां इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये ओपन एंड स्कीम होती है लेकिन इनका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है, यानी 3 इयर्स से पहले इन्वेस्टर्स जो है वैसे तो ओपन एंड स्कीम कौन सी होती है जिसमें इन्वेस्टर दे कैन एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम, लेकिन यहाँ लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है, यानी 3 इयर्स से पहले इन्वेस्टर्स अपनी मनी जो है दे कैन नॉट विदड्रॉ, दे कैन नॉट गेट देयर मनी बैक, राइट। तो यहाँ पे इन स्कीम का दो पर्पस होता है, ड्यूअल पर्पस है। पहला इक्विटी में इन्वेस्ट करना एंड दूसरा इन्वेस्टर अगर इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से दे आर प्लानिंग देयर टैक्स ऑल्सो। नाउ व्हाट इज फंड ऑफ फंड? तो यहाँ पे जो फंड्स हैं ये किसी स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये इन्वेस्ट करते हैं इन द यूनिट ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट इन यूनिट ऑफ अदर म्यूचुअल फंड। नाउ व्हाट इज AUM? AUM का मतलब होता है टोटल मनी विच इज मैनेज बाय म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, तो उसी मनी को विच इज मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं AUM, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो हम एसेट अंडर मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम NAV को मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द स्कीम, राइट। ओके, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ऑफर डॉक्यूमेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं SID एंड SAI, ये दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पहला है। स्कीम इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स में दो पार्ट्स होते हैं। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है वो डिटेल्स बताता है, इट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द स्कीम, कि मनी कहाँ इन्वेस्ट की गई है, रिस्क कितना है, रिटर्न्स कितना है। तो इन्वेस्टर डिसाइड करता है इस डॉक्यूमेंट को देख के कि स्कीम में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इट गिव्स डिटेल ऑफ द स्कीम कि कहाँ मनी इन्वेस्ट की जाएगी, राइट, कितना रिटर्न मिलेगा। सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट लीगल और स्टैट्यूटरी डिटेल्स, लीगल एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स जो है वो बताता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बताता है कि टैक्स के क्या रूल्स हैं, लीगल मैटर्स क्या है। तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, राइट। सो इन्वेस्टर्स जो हैं दे शुड रीड बोथ द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। उनको कोई भी चेक करना चाहिए कि कोई भी अपडेट या चेंजेस बाद में हुए हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में भी अवेलेबल है, और थ्रू ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। और इट इज चेक्ड एंड फाइल्ड विद द सेबी। सेबी जो है चेक करता है और इट हैज टू बी फाइल्ड विद द सेबी आल्सो। ठीक है, देन अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ये देखिए यहाँ लिखा है, एक तो फाइल किया जाता है ये डॉक्यूमेंट सेबी के साथ, एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है इट इज ऑल्सो सबमिटेड। इसका मतलब क्या होता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो प्रॉमिस कर रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज ट्रू एंड कंप्लीट। तो ये सारा आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट ये जो है कहाँ कहाँ से डाउनलोड हो सकता है? फ्रॉम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर द कंटेंट ऑफ की इंफॉर्मेशन सिस्टम? सो कंटेंट क्या है कि नेम क्या है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, सबका
बताना है, डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग, रीओपनिंग, रीपरचेज, प्लान्स एंड ऑप्शंस क्या है स्कीम के अंडर, रिस्क प्रोफाइल क्या है स्कीम का, प्राइस, जिस प्राइस पे यूनिट्स जो है वो इशू किए जाएंगे, देन बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे कंटेंट होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, कंटेंट, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार की, ठीक है। देन व्हाट इज एनएवी? एनएवी इज द नेट एसेट वैल्यू। तो जितने भी मार्केट वैल्यू एसेट्स की होती है, ठीक है, अगर हम उस मार्केट वैल्यू में से, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें, हमारे पास क्या आता है, नेट एसेट वैल्यू, राइट। सो अगर हम इस, सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को अगर हम डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, सो वी विल हैव दी व्हाट, नेट एसेट वैल्यू। मैं इसको एक बार यहाँ से, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आप लोगों को, यहाँ देखिए लिखा है NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम नेट एसेट्स, ये जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी है, ये हमारे नेट एसेट्स है। तो नेट एसेट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर हम इन नेट एसेट्स को डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमें NAV की वैल्यू आ जाती है। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे देखो, इस साइड पे एसेट्स हैं और इस साइड पे लायबिलिटीज है। एसेट्स कितने हमारे 387.7। तो अगर हमारी ये जो लायबिलिटीज है, एक्रूड और अदर करंट, ये दोनों कितनी है, 1.5 प्लस 0.5, इट इज 2। तो अगर हम इस एसेट्स में से हम ये माइनस कर दें लायबिलिटीज, तो हमारा ये नेट एसेट्स आ गए। फिर नेट एसेट्स में से अगर हमारा, यहाँ पे देखिए यूनिट कैपिटल क्या है, 300, ठीक है, 300 है हमारा यूनिट कैपिटल रुपीज में। और अगर हमारा पर नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमें पता लगाने हैं कि कितने, तो अगर हमारा 30 यूनिट्स है, ठीक है, तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे, ये तो हमारा हो गया नेट एसेट्स, और ये हमारे हो गए 30 क्या हुए, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी नेट एसेट वैल्यू, राइट, that will be equal to 12.86. now what is fund fact sheet? फंड फैक्ट शीट क्या है कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट रेगुलरली मॉनिटर करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। तो वो कैसे कर सकता है चेक? थ्रू दी फंड फैक्ट शीट। इस शीट में ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है, एएम ऑफ द स्कीम, ठीक है, सो टॉप होल्डिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर्स आउटलुक, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं एक बार। Now after this, what are the expenses incurred in relation to the स्कीम? तो दो तरह के एक्सपेंसेस जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, फंड, ठीक है, फंड जो म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट करता है स्कीम्स में, सो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। व्हाट आर इनिशियल एक्सपेंसेस, व्हाट आर रेकरिंग। तो पहले होता है इनिशियल और दूसरा होता है आपका रेकरिंग एक्सपेंसेस, राइट। सो इनिशियल एक्सपेंसेस कौन से आपके होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जब भी न्यू फंड ऑफर, यानी कि कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसी को बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो रेगुलरली इनकर करती है म्यूचुअल फंड, राइट। कोई भी म्यूचुअल फंड जिस भी स्कीम में लगाती है तो कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फीस पे करना ट्रस्टी को, कस्टडियन को, सेलिंग कमीशन एक्सपेंसेस, राइट, सर्विस टैक्स, ये सारे। सो आफ्टर दिस
व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? सो इन्वेस्टर जब भी फाइनलाइज करता है किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले, तो वो एक्सपेंस रेशियो देखता है। अब एक्सपेंस रेशियो होती क्या है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये डेफिनेशन पेपर में अगर आती है तो, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय अ स्कीम टू इट्स एवरेज वीकली नेट एसेट्स। तो इसका क्या मतलब है, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि इट इज रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू इट्स एवरेज वीकली नेट एसेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि कितनी इन्वेस्टर की मनी यूज होगी एक्सपेंसेस के लिए और कितनी मनी इन्वेस्ट की जाएगी। तो ये रेशियो जो है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। नाउ जितने भी कॉस्ट होती है फॉर रनिंग द फंड्स, मैनेजिंग द फंड, उन सारी कॉस्ट को कलेक्टिवली बोला जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। इनको बोला जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, राइट। सो आफ्टर दिस जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, इट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन स्कीम्स एनएबी। तो अगर लोअर एक्सपेंस रेशियो होगी स्कीम की, तो हायर नेट एसेट वैल्यू होगी। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम इन सिलेक्ट करते हैं, तो वी हैव टू, देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर ऑल्सो एसोसिएटेड। तो पहली है आपकी ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिर एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग 0.3% ऑफ डेली नेट एसेट्स, तो ये सारी कॉस्ट ध्यान रखनी है। एडिशनल एक्सपेंस नॉट एक्सीडिंग 0.2% ऑफ डेली नेट एसेट ऑफ द स्कीम। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर? पोर्टफोलियो टर्नओवर का क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या बताता है कि हाउ अ म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल इट्स इन्वेस्टमेंट, कि म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे बाय करता है और कैसे उसको सेल करता है। तो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड बहुत फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करता है, इन्वेस्टमेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, तो हम बोलते हैं इट हैज हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर। और अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम बोलते हैं इट हैज लो पोर्टफोलियो टर्नओवर। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर आपको आता है पेपर में कि यू हैव टू राइट व्हाट डज इट मीन, सो इट टेल्स हाउ म्यूचुअल फंड buy and sell its investment, buys and sells its investment, right? So ऐसा क्यों होता है, इट why does it happen? क्योंकि कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाउ ऑफन बाइंग एंड सेलिंग शुड बी डन। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की स्कीम है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फिर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है कि वो फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट को बाय सेल करेगा या होल्ड करेगा, राइट। सो ये चीज़ें डिपेंड करती है। बट वन थिंग हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर मीन्स हाई ट्रेडिंग कॉस्ट, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ता है। तो अगर हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है, तो मैं लिख देती हूँ, अगर हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर है, सो इससे क्या हो जाता है, हाई ट्रेडिंग कॉस्ट। और ट्रेडिंग कॉस्ट, तो इससे इन्वेस्टर की रिटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इट विल रिड्यूस इन्वेस्टर रिटर्न, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर शोज हाउ फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड चेंज इट्स इन्वेस्टमेंट। हाई टर्नओवर लीड्स टू हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इट मे रिड्यूस रिटर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू how does AUM affect portfolio turnover? So
AUM का मतलब क्या है, आपको बताया था कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो इट मीन्स कि टोटल मनी इन द म्यूचुअल फंड। AUM का मतलब है टोटल मनी इन द म्यूचुअल फंड। ठीक है। सो कैसे ये पोर्टफोलियो टर्नओवर को इफेक्ट करता है? देखिए, अगर टोटल मनी इन द फंड इज स्मॉल, अगर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, अगर इफ AUM इज स्मॉल तो फंड साइज छोटा है, स्मॉल है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स बिकम्स इजी। ठीक है ना? तो सो इवन स्मॉल ट्रेड्स जो है इट लुक बिग कंपेयर टू द टोटल AUM। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर अपीयर्स हाई। तो अगर AUM स्मॉल होता है यानी कि टोटल मनी जो है इन द म्यूचुअल फंड इज लेस, इज स्मॉल, फंड साइज स्मॉल है, तो बाइंग और सेलिंग इजी हो जाता है। ऐसे लिख लो आप, बाइंग एंड सेलिंग बिकम्स इजी। ठीक है। और पोर्टफोलियो टर्नओवर अपीयर्स हाई। आप ऐसे नोट्स करके भी लिख सकते हो, पोर्टफोलियो टर्नओवर अपीयर्स हाई। और जब AUM लार्ज होता है, ठीक है, अगर लिख देते हैं इफ AUM is large, मतलब टोटल मनी इन द म्यूचुअल फंड इज लार्ज, इन दैट केस फंड के पास काफी लॉट ऑफ मनी है, तो बाइंग अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, अगर ज्यादा खरीदते हैं तो शेयर प्राइस विल इंक्रीज, और सेलिंग लार्ज होल्डिंग इट कैन डिक्रीज द प्राइस। सो फंड मैनेजर basically avoid frequently buying and selling. So portfolio turnover becomes low. Portfolio turnover becomes low. I am repeating. अगर AUM is large यानी funds has lot of money, म्यूचुअल फंड के पास काफी पैसा है, तो बाइंग एंड सेलिंग बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि अगर ज्यादा बाय करेंगे शेयर्स तो प्राइस बढ़ जाता है, और सेल ज्यादा करेंगे तो प्राइस कम हो जाता है, तो फंड मैनेजर अवॉइड करता है फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग। सो टर्नओवर बिकम्स लो, राइट? सो AUM कैसे अफेक्ट करता है पोर्टफोलियो टर्नओवर को? इट अफेक्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर बिकॉज स्मॉल फंड्स हैं अगर, इट शोज हाई टर्नओवर, और लार्ज फंड्स हैं तो इट मींस व्हाइल लार्ज फंड्स, इट मींस दैट trading is done less frequently due to difficulty in buying and selling large quantities. Now, how to analyze cash level in the portfolios? So, see, in a rising bull market, जब भी market rise हो रही होती है bull market में, there are two types of market, bull market and bearish market. Bear मतलब मार्केट जो है वो फॉल हो रही है, बुल का मतलब मार्केट इज राइजिंग, और बुल मार्केट मार्केट फॉल हो रही है। सो बुल मार्केट में क्या है कि हाई कैश मींस लेस मनी इन्वेस्टेड। ठीक है। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश लेवल का मतलब क्या है। कैश लेवल का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग इन कैश, यानी कि अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया गया स्टॉक में और बॉन्ड्स में, बट इट इज लाइंग इन कैश। तो बुल मार्केट में क्या होता है, अगर हाई कैश है तो हाई कैश का मतलब क्या हो गया, लेस मनी इज इन्वेस्टेड, सो फंड्स में गिव लोअर रिटर्न। हाई कैश, हाई कैश का मतलब है कि मनी तो लेस इन्वेस्ट की है, लेस मनी इन्वेस्टेड, ठीक है, तो रिटर्न्स भी फंड में गिव लोअर रिटर्न्स, राइट? बियर मार्केट में हाई कैश का मतलब क्या है, मार्केट फॉल हो रही है तो it protect the investor from losses. And it protect the fund from losses. Fund does not fall as much as the market. So why does a fund manager keep high cash?
क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट का प्राइस गिर सकता है, एंड ही मे ऑल्सो कीप कैश इन द होप टू इन्वेस्ट व्हेन द प्राइस बिकम चीपर। ठीक है, तो इसलिए नाउ व्हाट द इन्वेस्टर शुड चेक, मेन क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर को क्या चेक करना चाहिए। इन्वेस्टर को कंपेयर करना चाहिए फंड्स की कैश लेवल विद इंडस्ट्री एवरेज, राइट। तो हाई कैश जो है इट इज बैड इन द बुल मार्केट, whereas it is good in the falling market. So cash level shows how much money a fund keeps uninvested, कितना पैसा जो funds ने invest नहीं किया हुआ, and cash is lying, that is called as cash level. So high cash जो है, high cash gives low return in the bull market, but in bear market high cash protects the investor. Now what are exit load? Exit load are paid by the investor in the scheme. अगर इन्वेस्टर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले ही एग्जिट कर रहा है स्कीम से, तो उसको एक्सिट लोड पे करना पड़ता है। ठीक है, सो एक्सिट लोड की वजह से यहाँ एक्सिट लोड की वजह से जो अमाउंट इन्वेस्टर को मिलेगा वो इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले एग्जिट कर देता है तो उसको कम अमाउंट इन्वेस्टर को मिलता है, राइट। सो अगर इन्वेस्टर एग्जिट अर्ली करता है तो ही हैव टू बियर मोर एग्जिट लोड। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं एग्जिट करता, ठीक है, ही रिमेन invested for a longer period of time, तो exit load will reduce. So this is all in this chapter. These are certain points to remember जो हम सारे कर चुके हैं, equity, debt, hybrid, etc. ठीक है, एक तरह से recap है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये हम सब कर चुके हैं। Next video I'll be coming up with unit 4. Till then, stay tuned to my channel.